उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। बुजुर्ग बड़े समझदार होते हैं, फौरन असल बात की तह तक पहुंच जाते हैं। वैसे भी सादतमंद औलाद बराह रास्त तुम इस मामले में बात नहीं किया करती, सिर्फ इशारा ही दिया करती है। सुलेमान ने जवाब दिया तो इमरान चौंक पड़ा। क्या कह रहे हो? कैसा इशारा? क्या मतलब? इमरान ने सख्त लहजे में कहा। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बुजुर्ग बहरहाल अपनी औलाद से अक्लमंद होते हैं। अब आप जाकर जब बड़ी बेगम साहिबा से मेरी शादी की बात करेंगे तो वो लामहला पूछेंगी कि अचानक आपको इसका ख्याल क्यों आ गया, और जाहिर है आपने मुझे वजह बताएंगी कि फ्लैट में आने वाली लड़की से मैंने इस अंदाज में बात की है। और तो बड़ी बेगम साहिबा सब पहले आपसे पूछेंगी कि सुबह सुबह फ्लैट पर आने वाली लड़की कौन थी और क्यों आई थी। बस इतना इशारा ही बुजुर्गों के लिए काफ़ी होता है। जब वो मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें तफसील से बता दूंगा कि वो लड़की कौन है, इसका ताल्लुक किस दुनिया से है और वो किस तरह आपसे मिलने पहले भी आ चुकी है और आपने नाश्ता भी इकट्ठे ही किया है। तो मुझे यकीन है कि बात वाज़ेह हो जाएगी और फिर बैंड बाजे, निकाह और वलीमा। जहाँ तक मेरी शादी का ताल्लुक है तो बड़ी बेगम साहब को मालूम है कि जब तक मेरी बहन दिलरुबा की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगा। और दिलरुबा का मंगेतर अभी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका और चाय पीने के बावजूद आप बड़ी बेगम साहिबा के पास ना गए तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। फैसला आप कर लें। सुलेमान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे मेरी बात तो सुनो सुलेमान, मेरी बात सुनो, इमरान ने बुखलाए हुए लहजे में कहा तो सुलेमान दोबारा दरवाजे पर नमूदार हुआ। जी साहब हुक्म, सुलेमान ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा। बैठो, देखो तुम्हें तो मालूम है कि मैं कैसा आदमी हूँ, इसलिए अम्मा भी से जाकर कुछ ना कहना वरना वो वाकई ही मेरी जान को आ जाएंगी। और तुम्हें भी मालूम है कि जब वो एक बार फैसला कर लें तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें इस फैसले से बाज नहीं रख सकती। इमरान ने बड़े प्यार भरे लहजे में सुलेमान को पुचकारते हुए कहा। आपको भी तो मालूम है मैं कैसा आदमी हूँ, अगर मैं गुनाह की पस्ती में गिर सकता हूँ तो आप भी तो मेरी तरह इंसान हैं। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी तौबा, 100 बार तौबा, 1000 बार तौबा, आइंदा तुम्हारे मुतलिक दिल में कोई शक नहीं लाऊंगा। बस अब तो खुश हो, इमरान ने दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए कहा। सिर्फ मुंह से तौबा कर लेना ही काफ़ी नहीं होता, किसी पर बोहतान लगाने का कफ़ारा भी अदा करना पड़ता है जनाब। और कफ़ारा जिस पर बोहतान लगाया जाए उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। इसलिए अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो फिर तौबा के साथ साथ कफ़ारा भी अदा करें। सुलेमान ने जवाब दिया। ज़ाहिर है वो इमरान से कम तो नहीं था। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं ये यतीम खाने में जाकर 10 रुपए बतौर कफ़ारा जमा करा दूंगा। तुम फिक्र ना करो, अभी तुम अम्मा पी से कोई बात ना करना। चलो अब तो खुश हो, इमरान ने चाय का आखिरी घूंट लेकर मेज़ पर खाली प्याली रखते हुए कहा। ठीक है, मेरा हुरैरा अब तक तैयार हो गया होगा, मैं उसे नोश जान कर लूँ, फिर चक्कर लगाऊंगा बड़ी बेगम साहिबा की तरफ। अब बेफिक्र रहें, आपका मसला बहरहाल हल हो जाएगा। और रहे 10 रुपए तो आप 10 रुपए वाकई किसी यतीम खाने जाकर जमा करा दें। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल से इसके बदले बड़ी बेगम साहिबा तादाद में यकीनन 10 जूतियों की कमी कर देंगी। सुलेमान ने चाय की खाली प्याली उठाते हुए कहा। अरे रुक जाओ, चलो 10 कम है तो 20 सही, बस अब तो खुश हो, तुमने तो उल्टा मुझे ही फंसा दिया। इमरान ने कहा। 20 के साथ सिर्फ 4 सिफर लगा दें, फिर वो रकम पूरी हो जाएगी जो आपने खाकी लिफाफे में रखकर कालीन के मशरकी कोने के नीचे रखी हुई है। चले, आप क्या तकलीफ करेंगे, मैं खुद ही जाकर जमा करा दूंगा, आखिर आपकी खिदमत करना ही तो मेरा फ़र्ज़ है। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान की आंखें हैरत से फैलती हुई वाकई कानों से जा लगी। ये लिफाफा तो आज रात ही मैंने छुपा कर रखा था, फिर तुम्हें कैसे इसके बारे में इल्म हो गया? और तुमने गिनती भी कर ली? बड़ी मुश्किल से सुपर फ्याज से वसूल की थी ये रकम, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपके कमरे की सफाई भी तो मेरे फ़राइज़ में शामिल है, सुलेमान ने जवाब दिया। तो इसका मतलब है कि सफाई हो गई, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जाहिर है वो तो करनी ही थी, सिर्फ आपके नोट्स में ले आना था ताकि आप ख्वामखा दरवाज़ा बंद करके कालीना उलटते फिरें और मुझे फिर कालीन सेट करना पड़े, सुलेमान ने जवाब दिया और तेज़ी से वापस मुड़ गया। या अल्लाह, सिर्फ शादी की बात करने पर अगर 2 लाख का नुकसान हो सकता है तो शादी पर क्या होगा? मेरी तौबा, मेरे डैडी की तौबा जो आइंदा शादी की बात भी की, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। टाइगर ने रिसीवर रखा और फिर उठकर तेजी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि रोजी रास्कल इमरान के फ्लैट से सीधी उसके पास आएगी और अब किस हद तक उसकी तबीयत को समझ गया था, इसलिए वो उसके आने से पहले तैयार हो जाना चाहता था। ड्रेसिंग रूम से वो अभी तक निकला ही था कि कमरे के दरवाजे पर जैसे तूफान टूट पड़ा हो। कौन है? टाइगर ने दरवाजे के करीब जाकर ऊंची आवाज में कहा। हालांकि दरवाजे पर पड़ने वाले मुक्कों की ज़रबों से ही वो समझ गया था कि रोजी रास्कल ही होगी। मैं कहती हूँ कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। खोलो दरवाज़ा, आज तुमसे निपट कर ही जाऊंगी।
खोलो दरवाजा, रोजी रास्कल ने गुस्से की शिद्दत से चीखती हुई आवाज में कहा। अरे ये तो रोजी रास्कल लगती है, लेकिन इस कदर गुस्से में क्यों है? क्या किसी से लड़कर आई है? टाइगर ने जानबूझकर ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। उसके साथ ही उसने चटखनी हटाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर रोजी रास्कल गुस्से से बिगड़ा हुआ चेहरा लिए खड़ी थी। उसने दोनों हाथ अपने पहलुओं पर रखे हुए थे, उसके होंठ भिजे हुए थे और आंखों से शोले से निकल रहे थे। ये तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? रोजी रास्कल ने काट खाने वाले लहजे में कहा। अरे अंदर तो आओ, तुमने भी कमाल कर दिया। इमरान साहब के पास पहुंच गई तो तुम नहीं समझती? अगर मैं इमरान साहब को तुम्हारे मुतालिक ऐसी बात ना करता तो वो मुझे गोली मार देते। आओ अंदर आ जाओ। टाइगर ने एक तरफ हटते हुए ना सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, बल्कि उसके लहजे में लगावट मौजूद थी। तो क्या तुमने ऊपरी दिल से ऐसी बातें की थी? रोजी रास्कल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अब इसके लहजे में वो पहले जैसी सख्ती मौजूद ना थी। देखो रोजी रास्कल, तुम्हें मालूम तो है कि हमारे काम में उस्ताद की कितनी इज्जत की जाती है, इसलिए मजबूरी थी। टाइगर ने पहले से ज्यादा लगावट भरे लहजे में कहा। लेकिन पहले जब मैं आई थी तो तुमने मुझे अंदर आने की भी नहीं कहा, क्यों? रोजी रास्कल ने चौंक कर कहा। इस वक्त मैं सो रहा था और सोते में अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो मेरा मूड बिगड़ जाता है। इमरान साहब भी मेरे सोते हुए ना यहाँ आते और ना ही मुझे फोन करते हैं। आओ बैठो, क्या पीना पसंद करोगे? टाइगर ने बाकायदा कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। क्या बात है, तुम्हारा रवैया अचानक बदल गया है? किसी खौफ की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे? क्योंकि मैं बहरहाल ये फैसला करके आई थी कि आज तुम्हारी लाश इस कमरे में छोड़कर जाऊंगी। रोजी रास्कल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम हुक्म करो तो मैं अपना गला खुद अपने हाथों से काट दूं। रोजी रास्कल, न जाने क्या बात है कि तुमसे लड़ने को भी जी चाहता है और तुम्हें मनाने को भी। हालांकि आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की को लिफ्ट नहीं कराई। बहरहाल होगा कुछ। तुम तो शायद इमरान साहब के साथ नाश्ता करके आई हो। मैंने भी नाश्ता करना है, तुम्हारे लिए मंगवाऊं, लेकिन ख्याल रखना मुझे शराब पीती हुई लड़कियां कतई पसंद नहीं। टाइगर ने इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जब से तुमने कहा है कि मैंने भी शराब पीनी बंद कर दी है। अगर तुम शराब पीना पसंद नहीं करते तो मैं भी नहीं पीऊंगी। आखिर पसंद में कुर्बानी तो देना पड़ती है, लेकिन पहले तुम वादा करो कि आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगी। रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। टाइगर के फिक्रों ने शायद उसका सारा गुस्सा काफूर कर दिया था। वेरी गुड, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर अब मैं तुम्हारे लिए जूस मंगवाता हूँ। टाइगर ने खुश होते हुए कहा और रिसीवर उठाकर उसने होटल के रूम सर्विस को अपने लिए नाश्ता और रोजी रास्कल के लिए जूस का ऑर्डर दिया और फिर रिसीवर रख दिया। तुम यहाँ होटल में क्यों रह रहे हो? इधर मेरे रोज क्लब में आ जाओ, तुम्हारे लिए क्लब की पूरी मंजिल खाली करा दूंगा। रोजी रास्कल ने कहा। दरअसल यहाँ मेरे क्लाइंट आना पसंद करते हैं, वो तुम्हारे क्लब में नहीं आएंगे और इस तरह मेरा सारा कारोबार खराब हो जाएगा। तुम्हारी इस ऑफर का शुक्रिया, टाइगर ने कहा। तो फिर मैं इस होटल में तुम्हारे साथ कमरा ले लेती हूँ। रोजी रास्कल ने कहा। अरे अभी नहीं, अगर इमरान साहब को पता चल गया तो बाकी ही गड़बड़ हो जाएगी। मैं कोई मौका देखकर इमरान साहब से इजाजत ले लूंगी फिर सही। टाइगर ने कहा। तुम इमरान से इस कदर डरते क्यों हो? वो तो इंतहाई मासूम और सीधा सादा सा आदमी है और मुझे तो इसकी बात पर हैरत होती है कि तुम उसे उस्ताद कहते हो। मुझे तो वो खुद कोई अनाड़ी लगता है। रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम अभी नहीं अच्छी तरह उन्हें जानती। जवाना जैसा आदमी उन्हें मास्टर कहने पर मजबूर है। बहरहाल छोड़ो, ये बताओ कि असलम किंग की वजह से जिस आदमी ने ली है तुम उससे जानती हो? टाइगर ने कहा तो रोजी रास्कल भी इख्तियार चौंक पड़ी। असलम किंग की जगह? ओ हाँ, जाहिर है किसी ने तो उसकी जगह ली होगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है और तुम्हें मालूम करने की ज़रूरत भी क्या है? रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। ज़रूरत है तो कह रहा हूँ। मैंने मालूम किया है कि वो कोई गैर मुल्की है जिसका नाम मार्शल है और ये मार्शल काफरिस्तान का एजेंट है और अब फायर सिंडिकेट को काफरिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। टाइगर ने कहा। तो करता रहे, हुकूमत पाकिस्तान जाने और फायर सिंडिकेट जाने। रोजी रास्कल ने जवाब दिया और इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। कम इन, टाइगर ने ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजा खुला और वेटर ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने टाइगर और रोजी रास्कल को सलाम किया और फिर नाश्ते का सामान उसने ट्रॉली से उठाकर दरमियानी मेज पर लगाना शुरू कर दिया। जूस का गिलास में साहिबा को दे दो, टाइगर ने कहा तो वेटर ने जूस का गिलास रोजी रास्कल की तरफ बढ़ा दिया और फिर ट्रॉली धकेलता हुआ वापस चला गया। टाइगर ने नाश्ता करना शुरू कर दिया जबकि रोजी रास्कल जूस सिप करने लगी। नाश्ते से फारिग होकर टाइगर ने बाथरूम में जाकर हाथ धोए और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। रोजी रास्कल भी इस दौरान जूस का गिलास खाली करके मेज पर रख चुकी थी। देखो रोजी रास्कल, मैं चाहता हूं कि तुम्हें सरकारी सरपरस्ती हासिल हो जाए। मालूम है कि सरकारी सरपरस्ती अगर तुम्हें हासिल हो जाए तो फिर पुलिस तो क्या बड़े बड़े बदमाश तुम्हारे नाम से खौफजदा रहेंगे। टाइगर ने एक और अंदाज में बात करते हुए कहा। सरकारी सरपरस्ती से तुम्हारा क्या मतलब है?
हुकूमत हम जैसे लोगों को क्यों सरपरस्ती करेगी, हम तो हुकूमत के कानून के खिलाफ काम करते हैं। रोजी रास्कल ने हैरान होते हुए कहा, हुकूमत की सरपरस्ती के बेशुमार अंदाज होते हैं। अब देखो, इमरान साहब का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ जब ज़रूरत हो उनकी खिदमात हासिल कर लेता है। इस तरह इमरान साहब को सरकारी सरपरस्ती हासिल है, और ये ऐसी बात है कि वो जब चाहे मुल्क के सदर साहब से बात कर लेते हैं। दुनिया का कौन सा काम है जो उनके इशारे पर नहीं हो सकता। इस तरह मुआशरे में आदमी की कदर बन जाती है। टाइगर ने रोजी रास्कल को समझाते हुए कहा, तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रोजी रास्कल ने कहा, मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ, लेकिन ख्याल रखना ये बातों में तुम पर मुकम्मल एतमाद करते हुए बता रहा हूँ। जल्दी पाकिस्तान में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू इंसानी बुनियादी हकूक़ है, और इसमें पूरी दुनिया के मुल्कों के वफद शामिल हो रहे हैं, जिनमें काफिरिस्तान का वफद भी शामिल होगा। हुकूमत को ये इतलात मिली थी कि हुकूमत काफिरिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले काफिरिस्तानी वफद के सरबराह को इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हलाक कराना चाहती है, ताकि उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान हुकूमत पर आ जाए। जबकि ये जगदेश साहब काफिरिस्तान में होने वाले आइंदा इलेक्शन में काफिरिस्तान के नए वज़ीर आज़म बनेंगे। इस तरह काफिरिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म एक साजिश करके अपने हरीफ का खात्मा करा देंगे और सारा इल्ज़ाम हुकूमत पाकिस्तान पर डाल देंगे, और हो सकता है इस पर दोनों मुल्कों में जंग छिड़ जाए। और ये बात तो तुम भी जानती हो कि दोनों मुल्कों के पास एटमी हथियार हैं, इसलिए अगर जंग छिड़ गई तो हज़ारों लाखों इंसान हलाक हो जाएंगे, और दोनों मुल्कों का इतना नुकसान होगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस जंग के दौरान मैं भी हलाक हो सकता हूँ, और तुम भी। टाइगर ने कहा, ओह, ये तो वाकई बड़ी भयानक साजिश है। फिर रोजी रास्कल ने बेख्तियार झुरझुरी लेते हुए कहा, इस साजिश का सरगना असलम किंग था। हुकूमत पाकिस्तान ने यह काम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के जिम्मे लगाया, और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने यह काम इमरान साहब के जिम्मे लगा दिया। जिस गैर मुल्की को तुमने होटल के कमरे में हलाक किया था, वो इस साजिश की तफसीलात असलम किंग से हासिल करने आया था। इसकी हलाकत की वजह से असल साजिश पकड़ी गई, और फिर तुम जानती हो कि असलम किंग को हलाक करके इस साजिश का खात्मा कर दिया गया, और हुकूमत पाकिस्तान ने जुगदेश साहब को खुफिया तौर पर तमाम तफसीलात भिजवा दी, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस तरह ये साजिश खत्म हो गई, उसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। इसलिए इमरान साहब तुम्हारी कदर करते हैं, और अब तुम्हारे आने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन पर कहा है कि मैं अपने तौर पर तुमसे दरख्वास्त करूं कि मार्शल से तुम दोस्ती कर लो, फिर इंतहाई मोहतात अंदाज में ये मालूमात हासिल करो कि कहीं काफिरिस्तानी हुकूमत अपनी साजिश के नाकाम होने पर कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करेगी। अगर तुम ऐसा करो तो फिर इमरान साहब के दिल में तुम्हारी अहमियत बढ़ जाएगी, उसके बाद तुम्हें भी सरकारी सरपरस्ती हासिल हो जाएगी, और फिर इमरान साहब वो बात भी मान जाएंगे कि तुम यहाँ होटल में कमरा ले लो। टाइगर ने कहा, वो अब किस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं? रोजी रास्कल ने होंठ चबाते हुए कहा, किसी भी किस्म की हो सकती है। कॉन्फ्रेंस हाल को ही बम से उड़ाया जा सकता है, कॉन्फ्रेंस के शुरका को भी हलाक किया जा सकता है, 100 किस्म की कार्रवाई हो सकती है। वैसे ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन हमें बहरहाल मोहतात रहना चाहिए। मैं इसलिए सामने नहीं आना चाहता कि सबको मालूम हो कि मेरा ताल्लुक इमरान साहब से है, वरना ये काम मैं खुद कर लेता। टाइगर ने कहा, लेकिन मेरा तो तुमसे ताल्लुक है। पहले असलम किंग इस बात पर तो फिक्रमंद था। रोजी रास्कल ने कहा, जब कोई अहम काम सामने हो तो कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं। जब कॉन्फ्रेंस खत्म ना हो जाए तो बिज़ाहिर मुझसे कोई ताल्लुक ना रखना, बल्कि ये जाहिर करना कि हमारे दरमियान हमेशा के लिए लड़ाई हो चुकी है। टाइगर ने कहा, कॉन्फ्रेंस कब हो रही है? रोजी रास्कल ने होंठ भींचते हुए कहा, आइंदा माह के पहले हफ्ते। इस तरह सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, और 2 हफ्ते तो पलक झपकने में गुजर जाएंगे। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, देखो टाइगर, ना जाने क्या बात है कि तुम जो कहते हो मेरा दिल वही कुछ करने को कहता है, वरना मैं अब तक अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की आदी रही हूँ। असलम किंग ने पूरे फायर सिंडिकेट की मुकम्मल सरबराही की ऑफर की थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी के मातहत नहीं रह सकती। लेकिन तुम शायद दुनिया में वाहद आदमी हो कि तुम्हारी मातहती करने पर भी मुझे कोई आर महसूस नहीं होती। तुम बस हुक्म करोगे मुझे क्या करना होगा, फिर देखना मैं तुम्हारा हुक्म कैसे बजा लाती हूँ। रोजी रास्कल ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। तो टाइगर का चेहरा एक लम्हे के लिए बिगड़ गया, लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू पा लिया। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी सोशल स्टेटस बढ़े। तुम बस इस मार्शल से दोस्ती कर लो और मालूम करो कि कहीं हुकूमत काफिरिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए उसे कोई खुफिया हिदायत तो नहीं थी, अगर दी हैं तो क्या है? टाइगर ने कहा, तुम्हें मालूमात चाहिए, मिल जाएंगी, और उन्हें मैं किस तरह हासिल करती हूँ ये मेरा काम है। इस बारे में तुम्हें हिदायत देने की ज़रूरत नहीं है। रोजी रास्कल ने कहा, ठीक है, मैं तो सिर्फ एक मशवरा दे रहा था। वैसे समझदार हो, लेकिन ये बता दूं कि ये लोग इन मामलात में हद दर्जा शफ़ाक होते हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि तुम किसी उलझन में फंस जाओ। टाइगर ने कहा, तुमने ये बात करके मेरे दिल को मुसरत से भर दिया। तुम फिक्र मत करो, रोजी रास्कल को कोई उलझन में नहीं फंसा सकता। अब मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही वो उठ खड़ी हो गई।
ओके, विश यू गुड लक, टाइगर ने उठते हुए कहा। फॉर यू ऑल्सो, रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई तो टाइगर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। कॉन्फ्रेंस खत्म होने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। नॉनसेंस, टाइगर ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया ताकि बाहर जाने के लिए अपना मखसूस लिबास पहन सके। रात काफी ढल चुकी थी लेकिन काफरिस्तानी वजीर आजम अपने खसूसी दफ्तर में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। वो बार बार मेज पर रखे हुए सुर्ख रंग के फोन की तरफ देखते और फिर टहलना शुरू करते थे। इनका अंदाज बता रहा था कि उन्हें सुर्ख रंग के फोन पर किसी अहम तरीन कॉल का शिद्दत से इंतजार है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वजीर आजम की बेचैनी में इजाफा होता चला जा रहा था। काफी देर बाद अचानक सुर्ख रंग के फोन की घंटी बज उठी तो वजीर आजम बिजली की सी तेजी से मुड़कर मेज के पीछे मौजूद ऊंची नशिस्त की रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठे और उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, वजीर आजम साहब ने इंतहाई बेचैनी के लहजे में कहा। राजेश पाटिल बोल रहा हूं जनाब। दूसरी तरफ से राजेश पाटिल के मुतमईन सी आवाज सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है राजेश? वजीर आजम ने तेज लहजे में कहा। विक्ट्री जनाब, सब काम हमारी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो चुका है, कल नतीजा सामने आ जाएगा, राजेश पाटिल ने जवाब दिया। तफसील बताओ तफसील, प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह बेचैन लहजे में कहा। ठाकुर ने अभी अभी रिपोर्ट दी है कि वो इस वक्त लाइन पर है, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि वो लाइन पर ही रहे। अब उसे बराह रास्त बात कर लें ताकि अगर आप इस सिलसिले में कुछ सवाल पूछना चाहें तो वो इसका जवाब दे सके। राजेश पाटिल ने कहा। उसकी फोन लाइन तो महफूज है ना? वजीर आजम ने कहा। यस सर, राजेश पाटिल ने बाएतमान लहजे में जवाब देते हुए कहा। कराओ बात, वजीर आजम ने कहा। जनाब, मैं ठाकुर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद ठाकुर की आवाज सुनाई थी। क्या रिपोर्ट है, तफसील बताएं, वजीर आजम ने कहा। जनाब, सुबह कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त है जिसकी सदारत पाकिस्तान के सदर कर रहे हैं। कॉमन वफद यहाँ के होटल सी रोज में ठहरा हुआ है। इस वफद में 2 औरतें और 4 मर्द शामिल है। वफद के सरबराह मारूफ कॉर्मन अदीब सर ऑस्टर हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में सर ऑस्टर उनके वफूद की नशिस्तें डाइस के करीब हैं और मार्शल का कदोकामत सर ऑस्टर जैसा है। हमने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, इसलिए आज की नशिस्त के इख्तिताम के बाद डिनर के दौरान जब सर ऑस्टर अपनी आदत के मुताबिक बाथरूम में गए तो हमारे आदमी वहां मौजूद थे। बाथरूम में सर ऑस्टर को बेहोश करके खुफिया तौर पर निकाल दिया गया और उसकी जगह मार्शल ने, जो पहले से इस काम के लिए तैयार था, ले ली। मार्शल ने इस दौरान सर ऑस्टर की आदत और तवार को भी अच्छी तरह फिल्मों के जरिए चेक कर चुका था और उसने उनके लहजे और आवाज़ की भी इंतहाई कामयाब नकल करने की प्रैक्टिस भी कर ली। जब बाथरूम से मार्शल सर ऑस्टर के रूप में वापस डिनर में गया तो कोई भी इस तब्दीली को ना पहचान सका और डिनर बखैर खूबी खत्म हो गया और मार्शल वफद के साथ वहां से होटल अपने कमरे में पहुंच गया। इसके कमरे में पहले ही X01 रेस पिस्टल पहुंचा दिया गया था। मैंने फोन पर सर ऑस्टर से एक सहाफ़ी के रूप में कोर्ट पर बात की तो मार्शल ने कहा कि वो सब कुछ ओके है और रेस पिस्टल भी इसने हासिल कर लिया है। अब सुबह को ये रेस पिस्टल वो साथ लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएगा और फिर इत्मीनान से उसकी मदद से पाकिस्तान के सदर साहब को हलाक कर दिया जाएगा। रेस पिस्टल पर ऐसी मखसूस मटीरियल चढ़ाया गया है कि कोई भी चेकिंग मशीन उसे चेक नहीं कर सकती। वैसे भी कॉन्फ्रेंस हॉल में वफूद की कोई चेकिंग नहीं हो रही, सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो रहा है। इसके बावजूद हमने हर तरह का ख्याल रखा है, ठाकुर ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन जब मार्शल सदर पर फायर कर देगा तो जाहिर है वो पकड़ा जाएगा। इसके बाद तो सब कुछ काफरिस्तान पर आ जाएगा। इस सिलसिले में क्या इकदाम किए गए हैं? क्योंकि मैंने खसूसी तौर पर इस सिलसिले में राजेश पाटिल को हिदायत दी थी, वजीर आजम ने कहा। यस सर, इस सिलसिले में बाकायदा इंतजाम कर लिए गए हैं। इस रेस पिस्टल में खुफिया तौर पर ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जैसे ही उससे फायर होगा उसके साथ ही खुद ब खुद बैक फायर भी हो जाएगा। मतलब ये कि जैसे ही सदर पाकिस्तान हलाक होंगे उसके साथ ही मार्शल भी खुद ब खुद हलाक हो जाएगा। और ये बात आपको मालूम है कि मार्शल बहरहाल कॉमन निसास है, इसलिए किसी तौर पर भी काफरिस्तान पर यह इल्जाम ना आएगा, ठाकुर ने कहा। इस मार्शल को इस सिस्टम का इल्म तो नहीं हो जाएगा? वजीर आजम ने कहा। नो सर, वो लाख चाहे कोशिश करे उसे मालूम नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये पिस्टल इस मकसद के लिए इस्तेमाल खुसूसी तौर पर तैयार कराया गया है। इसके तो वहमो गुमान में भी ना होगा कि ऐसा भी हो सकता है, ठाकुर ने जवाब दिया। लेकिन उससे भी तो ये ख्याल आ सकता है कि पाकिस्तान के सदर को हलाक करने के बाद वो खुद किस तरह बच सकेगा, उसे तुम लोगों ने किस तरह मुतमईन किया है? वजीर आजम ने कहा। जनाब, X01 रेस पिस्टल में से निकलने वाली रेस इंसानी आंखों से नहीं देखी जा सकती और मार्शल को भी इसका इल्म है। चनाचा जब मार्शल फायर कर देगा तो ना ही इस फायर की कोई आवाज़ निकलेगी और ना ही रेस जाती हुई दिखाई देगी। अलबत्ता सदर साहब के जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। मार्शल की नशिस्त हाल में इस जगह पर है कि मार्शल को रेस पिस्टल बुलंद करने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी और वो फायर करते ही पिस्टल को बिजली की तेज़ी से छिपा लेगा और इस तरह उसे कोई चेक ना कर सकेगा और सदर साहब की हलाकत के साथ ही वहाँ अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। इसलिए मार्शल अपने
तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पूरी तरह मुतमईन है। ये और बात है कि सदर के साथ साथ मार्शल के जिस्म के भी पुरखुचे उठ जाएंगे। ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा, गुड, वेरी गुड। अब ये बताओ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की क्या पोजीशन है? क्या वो तो इस कॉन्फ्रेंस को चेक नहीं कर रही? वज़ीर आज़म ने पूछा। नो सर, हमने ख़ास तौर पर चेकिंग की है। ख़ास तौर पर इस इमरान की तो इंतहाई सख्ती से निगरानी की जा रही है। उसने कॉन्फ्रेंस की तमाम नशिस्तों के दौरान कॉन्फ्रेंस हॉल का रुख तक नहीं किया। ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, सुबह जब ये खबर हतमी तौर पर सुनी जाएगी तो फिर तुम्हें और राजेश पाटिल दोनों को काफिरिस्तान के आला तरीन एजाज़ दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने इंतहाई मसरूर लहजे में कहा, थैंक यू सर, ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा, और वज़ीर आज़म ने गुड बाय कहकर रसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर गहरे एतमीनान के तासुरात नुमाया थे और वो कुर्सी से उठे और बड़े एतमीनान भरे अंदाज में चलते हुए दफ्तर के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। वसी और अरीज कॉन्फ्रेंस को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। आज कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त थी और नशिस्त की सदारत पाकिस्तान के सदर साहब कर रहे थे, इसलिए हाल में और हाल के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मंदूबीन की आमद से पहले हाल की नशिस्तों और हाल के कोने कोने की इंतहाई सख्त चेकिंग की गई थी। इसके अलावा मंदूबीन को हाल में दाखिल होने के लिए एक राहदारी से गुजारा जाता था, जिसमें इंतहाई जदीद तरीन चेकिंग मशीन खुफिया तौर पर नस्ब की गई थी, ताकि मंदूबीन जब इस राहदारी से गुजरे तो इनकी खुद ब खुद चेकिंग हो जाए, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ मंदूबीन की आम तरीके से चेकिंग या तलाशी उनके तौहीन के मुतरादिफ थी। इसलिए ऐसे जदीद इंतजाम किए गए थे। इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से वफूद शिरकत कर रहे थे, जिन्हें मुख्तलिफ आला होटलों में ठहराया गया था। सुबह 10 बजे वफूद की आमद शुरू हो गई। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त का बाकायदा आगाज़ 1 बजे होना था और फिर ये कॉन्फ्रेंस शाम 6 बजे तक जारी रहनी थी। मार्शल सर ऑस्टर की रूप में होटल ही रोज में अपने वफद के साथ हुकूमत की तरफ से भेजी गई एक कोच में सवार कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। इस वफद में 2 औरतें और 4 मर्द थे। मार्शल सर ऑस्टर के रूम में सबसे आगे वाली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, जबकि उकबी नशिस्त पर दोनों औरतें मिसिस जैफर और मिस फ्लावर बैठी हुई थी। मिसेस जैफर अधीर उम्र थी, जबकि मिस फ्लावर नौजवान थी। उकबी सीटों पर वफद के बाकी इरकान मौजूद थे। मिसेस जैफर ने आज की इख्तितामी नशिस्त पर मुकाला पढ़ना था, इसलिए वो फाइल खोले अपने मुकाले की नोक पलक ठीक करने में मसरूफ थी। सर ऑस्टर चूंकि इफ्तिताही नशिस्त में अपना मुकाला पढ़ चुके थे, इसलिए मार्शल एतमीनान से बैठा हुआ था। खसूसी रेस पिस्टल मार्शल की कोट की एक खुफिया जेब में मौजूद था। उसे होटल से चलने से पहले फोन पर बताया गया था कि हुकूमत ने हाल से पहले एक राहदारी में चेकिंग की जदीद तरीन मशीन खुफिया तौर पर नस्ब कर रखी है, लेकिन जो मटेरियल इस रेस पिस्टल पर मौजूद था, इसकी वजह से ये रेस पिस्टल इन मशीनों के जरिए भी चेक ना किया जा सकता था। इसलिए मार्शल पूरी तरह मुतमईन बैठा हुआ था। कोच मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई कॉन्फ्रेंस हॉल के अहाते में दाखिल हुई और फिर एक मखसूस जगह की तरफ बढ़कर एक जगह पर रुक गई। उसके साथ ही हुकूमत के 2 नुमाइंदे आगे बढ़े और उन्होंने इंतहाई मौतबाना अंदाज में मार्शल और वफद के दूसरे अराकीन को नीचे उतरने का कहा, तो मार्शल मुस्कुराता हुआ नीचे उतरा और उसके साथ ही वफद के दूसरे इरकान भी वैगन से नीचे उतर आए। इधर सर, इधर से तशरीफ ले जाएं। एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने मार्शल से मुखातिब होकर इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा और साथ ही राहदारी की तरफ इशारा कर दिया, क्या आज नए इंतजाम किए गए हैं? मार्शल ने मुस्कुराते हुए कहा, यस सर, आज सदर साहब तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी के इंतजाम तो करने ही पड़े हैं सर। सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मार्शल ने असबात में सर हिला दिया और फिर वो सब एतमीनान से कदम बढ़ाते हुए राहदारी की तरफ बढ़ गए। सिक्योरिटी ऑफिसर राहदारी के आगाज तक उनके साथ आया, फिर वो रुक गया और मार्शल ने धड़कते हुए दिल से राहदारी में कदम रखा। बेज़ाहिर वो अपने आप को बड़ा मुतमईन जाहिर कर रहा था, चूंकि उसे पहले ही बताया गया था कि यहाँ मौजूद मशीन भी रेस पिस्टल को चेक ना कर सकेगी, लेकिन उसके बावजूद उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन जब इसने 2-3 कदम आगे बढ़ाए तो इसे एतमीनान सा हो गया। सर ऑस्टर खैरियत, आप आहिस्ता हो गए हैं। मिस फ्लावर ने मुस्कुराते हुए सर ऑस्टर से कहा, ओह ऐसी कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था कि सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए जाते हैं, लेकिन आने वाली मौत को फिर भी कोई नहीं टाल सकता। जब मौत आती है तो सब इंतजामात धरे की धरे रह जाते हैं। मार्शल ने सर ऑस्टर के लहजे में जवाब देते हुए कहा, सर मौत तो वाकई ही टल नहीं सकती, लेकिन इंतजामात तो फिर भी करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये किसी को भी नहीं मालूम कि मौत ने किस वक्त आना है। मिस फ्लावर ने मुस्कुराते हुए कहा और मार्शल ने असबात में सर हिला दिया। अब वो इस लड़की को कैसे बताता और किसी की मौत आए या ना आए, लेकिन पाकिस्तान के सदर की मौत बहरहाल आ चुकी है और अटल है। राहदारी से गुजरने के बाद जब मार्शल और उसका वफद हाल में दाखिल हुए तो मार्शल के चेहरे पर इंतहाई एतमीनान के तासुरात उभर आए।
حال میں موجود افسران نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کی سیٹوں تک ان کی رہنمائی کی۔ مارشل کو چونکہ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ اس سیٹ میں کون سی ہے، اس لیے وہ اطمینان سے جا کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک قطار میں 2 سیٹیں تھیں اور ہر سیٹ کے سامنے باقاعدہ ڈیسک بنایا گیا تھا۔ اگر کوئی آوی نوٹس لینا چاہے یا کاغذات رکھنا چاہے تو اسے آسانی ہو جائے۔ ہر ڈیسک کے اوپر والی سطح کے نیچے ایک گہرا خانہ بنا ہوا تھا۔ مارشل اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر مسز جیفر بیٹھی تھی اور وہ مسلسل اپنے مقالے کے کاغذات پڑھنے کی طرف متوجہ تھی۔ ان کے حکم میں مس فلاور کے ساتھ ایک مرد تھا اور ان کے حکم میں وفد کے دوسرے ارکان بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ڈائس پر ایک طرف روسٹرم رکھا ہوا تھا جس پر مائک لگے ہوئے تھے۔ روسٹرم کو دیکھ کر مارشل بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ روسٹرم کی ساخت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اسے بلٹ پروف بنایا گیا ہے، لیکن وہ جس اینگل پر موجود تھا وہاں روسٹرم کے پیچھے کھڑے ہونے والے شخص کی ایک سائڈ واضح طور پر نظر آتی تھی۔ روسٹرم کے ساتھ ہی ڈائس پر ایک بڑی میز اور اس کے پیچھے 3 اونچی نشست والی کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ حال میں مسلسل وفود داخل ہو رہے تھے اور حال آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مارشل مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا، پھر جب حال پوری طرح بھر گیا تو حال کا دروازہ بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد صدر کی آمد کا اعلان ہوا اور ڈائس کے پیچھے بنے ہوئے ایک دروازے سے صدر صاحب اچانک نمودار ہوئے۔ ان کے ڈائس پر آتے ہی حال میں موجود ہر شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صدر صاحب ڈائس پر رکھی ہوئی درمیانی کرسی پر بیٹھ گئے تو ان کے ایک سائڈ پر پاکیشیا کی چوٹی کے سماجی کارکن رانا جواد بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری سائڈ پر کانفرنس کے سیکریٹری اور پھر تلاوت کلام پاک سے کانفرنس کی اس اختتامی نشست کا آغاز ہوا۔ کلام پاک کی تلاوت کے بعد سیکریٹری نے چند رسمی باتیں کرنے کے بعد کانفرنس کے اس اجلاس کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا اور سب سے پہلے اس نے جس کو مکالمہ پڑھنے کے لیے بلایا وہ مارشل کے ساتھ بیٹھی ہوئی مسز جیفر تھی۔ مسز جیفر اپنے نام کا اعلان ہوتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈائس کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ سیکریٹری اب مسز جیفر کی تعلیم اور سماجی خدمات کی تفصیل بتا رہا تھا اور حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مارشل بھی ساتھ ساتھ تالی بجا رہا تھا اور پھر تالی بجاتے بجاتے اس نے واقعی بجلی کی تیزی سے کوٹ کے اندرونی جیب سے چھوٹا سا ریس پسٹل جس پر سفید رنگ کی سلکی مٹیریل کا غلاف چڑھا ہوا تھا نکالا اور اسے ڈیسک کے خانے میں دھکیل دیا۔ مسز جیفر جب تک روسٹرم تک نہ پہنچ گئی حال میں موجود ہر شخص تالیاں بجاتا رہا اور مارشل نے بھی ریس پسٹل خانے میں رکھ کر دوبارہ تالی بجانا شروع کر دی اور ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کسی نے اس کی اس حرکت کو تو مارک نہیں کیا لیکن کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا، وہ سب ڈائس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ اور پھر مسز جیفر نے اپنا مکالمہ پڑھنا شروع کر دیا اور مارشل نے ہارڈ ڈیسک کے اندر کر کے غلاف کو غیر محسوس انداز میں کھولنا شروع کر دیا تاکہ اس سے ریس پسٹل باہر نکال سکے اور تھوڑی دیر بعد وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس نے ریس پسٹل کو ویسے ہی اندر رہنے دیا۔ وہ جلدی کر کے اس موقع کو ضائع نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اطمینان سے بیٹھا رہا۔ ویسے بھی اسے اب کرنا ہی کیا تھا، چھوٹے ریس پسٹل کو ہاتھ میں چھپا کر اس نے فائر ہی کرنا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور مشن مکمل ہو جاتا۔ فی الحال وہ فائر بھی نہ کر سکتا تھا کیونکہ صدر صاحب جس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اپنی سیٹ سے وہ انہیں صحیح طور پر ٹارگٹ بھی نہ بنا سکتا تھا۔ اسے صدر صاحب کی تقریر کا انتظار کرنا تھا۔ جب وہ تقریر کرنے کے لیے روسٹرم کے پیچھے کھڑے ہوتے اس وقت وہ آسانی سے انہیں ٹارگٹ بنا سکتا تھا، اس لیے وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا مسز جیفر کا مکالمہ سننے پر مصروف تھا۔ عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ چونکہ آج کل سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کام نہ تھا اس لیے عمران کا زیادہ تر وقت اپنے فلیٹ پر ہی گزرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ لنچ کے بعد کلولا کے لیے اٹھنے کا سوچ رہا تھا کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے حسب عادت بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، روزی راسکل نے انتہائی دہشت کیس خبر دی ہے۔ بین الاقوامی کانفرنس میں فائر سینڈیکیٹ کا موجودہ سربراہ مارشل میکم میں انتہائی خطرناک ریس پسٹل سمیت داخل ہو چکا ہے اور کانفرنس کی اس اختتامی نشست کی صدارت پاکیشیا کے صدر صاحب کر رہے ہیں اور اس کا ٹارگٹ بھی پاکیشیا کے صدر صاحب ہیں۔ ٹائیگر نے انتہائی دہشت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ Like, comment, share, press the bell icon.